संसद में पेश किए गए बजट में जहां विपक्ष का हर दल राजनीति कर रहा है, तो इस रेस में संजय राउत कहां पीछे रहने वाले थे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में जिन शहरों में भाजपा की सत्ता है, वहां पर मेट्रो के लिए निधि का आवंटन किया गया है। जहां पर सत्ता नहीं है, वहां ठेंगा दिखाया गया है। उन शहरों को अच्छा खासा फंड दिया गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार है, जिनमें नागपुर और नासिक जिले का समावेश है। ये बात बिल्कुल ही गलत है और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट को बंद करने का प्लान केंद्र सरकार कर रही है क्या? राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कहती है कि ये जमीन उनकी है। आखिर वे ये जमीन मंगल ग्रह से लाए हैं क्या? वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राउत के इस आरोप का जवाब दिया है। पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विभाग और ग्रामीण इलाके के विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि नागपुर और नासिक जैसे शहरों में मेट्रो के कामकाज को गति देने के लिए पैसे मंजूर किए गए हैं। यह बजट आम जनता और किसानों का भला करने वाला है। ग्रामीण इलाकों के रास्तों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। लेकिन चंद्रकांत पाटिल के जवाब के बाद भी राउत ने सरकार पर एक और आरोप लगा दिया। संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जीएसटी के पैसे महाराष्ट्र को लौटाए, ताकि कोरोना महामारी की वजह से फैले आर्थिक संकट से निकलने में कुछ राहत मिल सके। इसी तरह कोरोना वैक्सीन को भी मुफ्त में दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। आरोप लगाने वाले दलों की इस कतार में एनसीपी भी पीछे नहीं रही। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि ये बजट बेहद ही निराशाजनक है। देश के वैज्ञानिकों ने जहां कोरोना की वैक्सीन को ढूंढकर जनता को मौत के मुंह से बचाया है, तो वहीं इस बजट ने जनता को वापस मौत के मुंह में धकेल दिया है। दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों से लेकर कोरोना काल में नौकरी गंवा चुके युवकों को इस बजट में सिर्फ निराश किया गया है। अब एक तरफ जहां पूरे देश भर में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट की सराहना हो रही है, तो वहीं विपक्ष अपनी सियासत में जुटा हुआ है। ऐसे में बजट पर किए गए सवालों का जवाब राहुल गांधी को तो मिल ही गया। लगता है शिवसेना और एनसीपी भी मोदी सरकार से मुंह की खाने का इंतजार कर रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अभी भी जारी है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब किसान आंदोलन को लेकर खुलेआम सियासत हो रही है। अभी तक विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों ने बॉर्डर पर बैठे किसानों से मुलाकात की है। शिवसेना कल तक किसान नेताओं से नहीं मिली थी, लेकिन आज उसने भी किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की है। शिवसेना नेता संजय राउत और अरविंद सावंत ने राकेश टिकैत से मुलाकात की, जिसके बाद राउत एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आए। राउत ने कहा कि जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, जिस तरह से हमारे किसानों को टिकैत साहब को कुचलने की कोशिश की गई, तो हमको लगा कि हमारा कर्तव्य बनता है उनके साथ खड़े रहें। उधर पिछले दिनों दिल्ली हिंसा को देखते हुए दिल्ली पुलिस इस बार पूरी तरह मुस्तैद है। दिल्ली को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पिछली बार किसानों ने ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली में घुसकर तांडव मचाया। उससे बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऐसा इंतजाम किया है कि अब दिल्ली में घुसना नामुमकिन है। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग करके ऊपर कटीली तारें बिछा दी गई है। सड़क पर टायर किलर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा भारी तादाद में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात है। उधर दिल्ली पुलिस की सख्ती के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आंदोलनकारियों को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया जिसमें 26 जनवरी की हिंसा को लेकर हिरासत में लिए लोगों को रिहा करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। पीआईएल में कहा गया था कि सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास से 26 जनवरी या उसके बाद कथित रूप से अवैध हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट भी आंदोलनकारियों के रुख से बेहद नाराज है और अब केंद्र सरकार भी उपद्रवी किसानों को किसी भी कीमत पर रियायत देने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसान आंदोलन के नाम पर चल रहा राजनीतिक आंदोलन अब किसान नेताओं को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बॉर्डर पर चाहे किसानों की कितनी भी संख्या हो, लेकिन दिल्ली में अब एंट्री नहीं मिलने वाली है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत समेत दूसरे किसान नेताओं पर पुलिस शिकंजा कस सकती है, क्योंकि बीते दिनों टिकैत को नोटिस भेजा गया था। ऐसे में आने वाले दिनों में टिकैत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट संसद में पेश किया जा चुका है, जिस पर विपक्ष की सियासत बुलंदियों पर है। इस सियासत की पोल खोलते हुए एक बार फिर अर्नब गोस्वामी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। वैसे तो ये नया नहीं है जब गोस्वामी ने विपक्ष को उनके बेबुनियाद सवालों का मुंहतोड़ जवाब दिया हो। इससे पहले भी अर्नब गोस्वामी कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर कटाक्ष के जरिए उन्हें चेता चुके हैं। दरअसल मोदी सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने पर कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है। जिन सवालों और राजनीति को लेकर अर्नब
ने पूछता है भारत शो के दौरान कहा कि इस बजट का सीधा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा, जिन्हें नए राज्य में राशन कार्ड बनवाने की टेंशन नहीं होगी। एक ही राशन कार्ड अब चलेगा। गरीबों में मुफ्त गैस सिलेंडर बांटने की योजना को सरकार आगे बढ़ा रही है। 1 करोड़ महिलाओं को नए कनेक्शन दिए जाएंगे। पर ये सारी बातें राहुल गांधी वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और अंतोनिया दिमाइनो, इनको ये चीजें नजर नहीं आती। वो इस पर भी सियासत कर रहे हैं। ये लोग हर वक्त गरीबों का नाम जपते रहते हैं, पर जब सरकार गरीबों के लिए बजट लेकर आई है तो ये उसमें भी कमी निकालने में जुट गए हैं। अर्नब गोस्वामी ने आगे कहा कि इस बजट में किसानों के लिए भी काफी कुछ है और इससे उन लोगों की छाती पर सांप लौटेंगे जो किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। किसानों को भड़काने वालों, ये भड़काऊ गैंग को आज करारा तमाचा लगा है। बजट पेश होने के बाद किसानों के हितैषी होने का ड्रामा करने वालों की पोल खुल गई है। बता दें कि पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य सेवा से लेकर किसानों और आम जनता सबको ध्यान में रखा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए इस बजट में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं, लेकिन इन सब की वजह से मोदी सरकार वाहवाही बटोर रही है, जो कांग्रेस को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। और यही वजह है कि बजट पेश होने के बाद से ही कांग्रेस के बयान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इन बयानों का जवाब अर्नब ने कांग्रेस को अपने स्टाइल में दे दिया है। कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। इस बात को लेकर विपक्ष भी बीजेपी को घेरने की कोशिश करता है। बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप भी लगाए जाते हैं। राम मंदिर, सीएए, ट्रिपल तलाक, ऐसे कई मामलों पर विपक्ष बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाता है, लेकिन अब भगवा दल भी इसको लेकर खुलकर बयानबाजी कर रहा है। दरअसल असम में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बीजेपी इस बार फिर असम में कमल खिलाने की तैयारी में जुटी है। इस दौरान असम सरकार के मंत्री ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ सकती है। असम सरकार के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा ने मुस्लिम मतदाताओं को लेकर कहा है कि मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। उनकी माने तो उन्हें मुसलमानों से उम्मीद भी नहीं है। बीजेपी को वो सीटें नहीं मिलेंगी जो मियां मुस्लिम के हाथों में है। बिस्वा ने कहा कि अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि बीजेपी को मुसलमानों के वोटों की आवश्यकता भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत और लोकसभा चुनाव में हमें वोट नहीं दिया। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को वो सीटें नहीं मिलेंगी जहां इनके वोट ज्यादा हैं, लेकिन हम सीटों पर भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे ताकि जो लोग खुद को मुस्लिम वर्ग से नहीं जोड़ते उन्हें कमल या हाथी का विकल्प मिल सके। बिस्वा ने यह भी कहा कि जब तक तलाक, बाल विवाह, बहु विवाह जैसी बातें मुस्लिमों की जिंदगी का हिस्सा है, हम उनसे वोट नहीं मांगेंगे। हमारे कुछ कार्यकर्ता उनके बीच से हैं, उनका मनोबल ना गिरे इसलिए मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी उम्मीदवार खड़े करेंगे। माना जा रहा है कि असम चुनाव से पहले बिस्वा का यह बयान काफी अहम है, क्योंकि असम में 35% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। राज्य में बहुत ऐसी सीटें हैं जिनका फैसला मुसलमान वोटर्स ही करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी ने मुसलमानों को लेकर ही बड़ा बयान दे दिया है। ऐसे में अब बीजेपी को सत्ता में वापसी हिंदू मतदाता ही करा सकते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी पारा बढ़ने का अनुमान है। पिछले कुछ महीनों से किसान आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति भी ठंडी पड़ गई थी, लेकिन अब राज्य में राजनीतिक तूफान आने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही महाराष्ट्र में गरजने वाले हैं। सिंधुदुर्ग समेत कोंकण पंचायत चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना को परास्त कर अपना वर्चस्व कायम किया है। इससे अमित शाह भी गदगद है और आगामी 6 फरवरी को अमित शाह कोंकण दौरे पर जाएंगे। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे की वजह से ही सिंधुदुर्ग और कोंकण में बीजेपी को सफलता मिली है और राणे से अमित शाह काफी खुश भी हैं। हाल ही में उनको इनाम के तौर पर वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। उधर कोंकण पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अब शिवसेना की असलियत भी सामने आ रही है। बीजेपी अकेले लड़कर मजबूत हो रही है तो दूसरी तरफ शिवसेना का पतन भी शुरू हो गया है। इस बात को खुद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने स्वीकार किया है। शिवसेना के लिए चिंता का सबब ये भी है कि उसकी सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस को विदर्भ और मराठवाड़ा में फायदा हुआ है। हालांकि संजय राउत ने कहा कि कोंकण में कई स्थानों पर पार्टी की हार पर विचार किया जाएगा कि इसे कैसे वापस जीता जाए, लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की जनता शिवसेना को नकारना शुरू कर चुकी है और बीजेपी पूरी ताकत से महाराष्ट्र में वापसी करती हुई नजर आ रही है। संसद में 2021-22 का बजट पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल मानो पहले से ही तैयार बैठे थे कि जैसे ही बजट पेश होगा मोदी सरकार को घेरना शुरू कर देंगे। कल से ही कांग्रेस बजट को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी बजट को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बजट भाषण के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सेल चल रही हो। रेल बेच दो, सरकारी बैंक बेच दो, ये बजट था या बेचने की कोई प्रतियोगिता। वल्लभ ने कहा कि मुझे पहले 1 घंटे लगा कोई सेल हो रही है, बिजली के तार बेच दो, शिपिंग कॉर्पोरेशन बेच दो, सरकारी बीमा बेच दो, ये तो बेचने की प्रतियोगिता थी। लगभग कांग्रेस के दूसरे नेता भी रटारटाए मीडिया में कुछ ऐसे ही बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बयानबाजी पर अब बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वल्लभ की क्लास लगाई, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने भी वल्लभ को बजट पढ़ा दिया। दरअसल पात्रा और वल्लभ के बीच एक टीवी डिबेट के दौरान जबरदस्त बहस हो गई। इसका दायरा निजी आरोप प्रत्यारोप पर चला गया। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बजट 2021 को बेकार बताते हुए इसे किसानों के खिलाफ बताया। इस पर संबित पात्रा ने कहा कि उनकी पार्टी की मां बेटे ने देश को लूटा है, वो झूठे हैं, चोर है और बेल पर बाहर है। संबित पात्रा ने निर्मला सीतारमण के बजट को शानदार बताया। इस पर गौरव वल्लभ ने मौजूदा किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया, जिसके बाद संबित पात्रा ने 26 जनवरी को हिंसा का जिक्र किया और पंजाब सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं पात्रा के बाद बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम से भी वल्लभ की तीखी बहस हुई। जफर ने कहा कि जब ये कहते हैं कि सेल हुई है तो हम बताना चाहते हैं कि जो बेच रहे हैं वो नागरिकों का एसेट है और उन्हीं के फायदे के लिए है। ये साइकिल चलते रहना चाहिए। जो एसेट बिकता है उससे नई अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं उससे बहुत रोजगार पैदा होगा। अगर आपने कभी सपने में भी ऐसा बजट नहीं सोचा तो मैं क्या करूं। वहीं बजट पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी प्रहार किया और कहा कि ये केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। हालांकि कांग्रेस भले ही बजट को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है, लेकिन तमाम बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री कोरोना काल में मोदी सरकार के इस बजट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो लोगों ने पहले से ही लिखना शुरू कर दिया था कि बजट के बाद कांग्रेस सरकार की ऐसे आलोचना करेगी, और अब वही सच साबित हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस का जमकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।